नमस्कार साथियों। बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम आपसे चर्चा करेंगे कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन के बारे में। 1885 से लेकर 1946 के मध्य जितने भी महत्वपूर्ण अधिवेशन कांग्रेस के हुए हैं, परीक्षा दृष्टि से चर्चा करेंगे। साथ में यहाँ पर आप सभी अभ्यर्थियों को बता दें कि मॉडर्न हिस्ट्री की जो क्लास है, जो हमने आपको बीपीएससी सिविल सर्विसेज के लेवल पे जो हमने आपको पढ़ाया है, सिविल सर्विसेज के लेवल पे, पीआईक्यूज़ के लेवल पे बीपीएससी के, इसके अलावा टीआरई पीआईक्यूज़ के लेवल पे जो हमने आपको पढ़ाया है, अभी कंप्लीट हो जाएगा इसके साथ में। इसके अलावा अगर आप सभी अभ्यर्थी कहेंगे तो आपको एक टाइमलाइन की क्लास दी जाएगी, मॉडर्न हिस्ट्री की टाइमलाइन, जिसको हम क्रोनोलॉजी बोलते हैं। क्रोनोलॉजी में हम क्या देखते हैं, ईयर वाइज, डेट वाइज हम महत्वपूर्ण घटनाओं को एक क्रम में देखते हैं, जिससे परीक्षा दृष्टि से याद करने में, तैयार करने में आसानी होती है। तो आपको एक टाइमलाइन की क्लास दी जाएगी जिसे हम क्रोनोलॉजी कहते हैं। इसके अलावा अगर आप कहेंगे तो आपको जितने भी इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं उनका एक लिस्ट दे दिया जाएगा एक छोटे से क्लास के माध्यम से। आप कमेंट कर दीजिएगा इस बारे में। बाकी आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की जो क्लास है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है इस क्लास के साथ में। चलिए बात करते हैं कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन के बारे में। आप सभी अभ्यर्थी सेशन को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी जरूर कीजिएगा क्लास आपको कैसी लगी। कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन, जिसको हम बॉम्बे अधिवेशन के नाम से जानते हैं, 1885 में हुआ था। तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1885 में बॉम्बे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में हुई थी। तो आपको इस कॉलेज का नाम मालूम होना चाहिए कि गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, जो कि बॉम्बे में है, वहाँ पर उस स्थान पर इस कॉलेज में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। इसके अलावा बात करें कांग्रेस के 1885 के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था पूरे भारत से? तो पूरे भारत से अगर हम बात करें तो कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसके अलावा किस एक महत्वपूर्ण नेता या प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो ये थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा भी गया है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में शामिल नहीं हुए थे, किन्हीं कारणों से। फिर बात करते हैं कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की। तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिनको हम WC बनर्जी भी कहते हैं। महासचिव कौन थे कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के? तो महासचिव थे एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, जिनको हम एओ ह्यूम कहते हैं। इसके अलावा जब आपसे प्रश्न पूछा जाए कांग्रेस की स्थापना किसने की या कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तब उस केस में आपको एक पर्सन का नाम याद रखना। वो एक व्यक्ति कौन थे? एलन ऑक्टेवियम ह्यूम या एओ ह्यूम, जिनको शॉर्ट में बोला जाता है। टीआरई 3 में आपसे प्रश्न भी पूछा गया था कि कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। आंसर है आपका एलन ऑक्टेव ह्यूम। फिर बात करते हैं कलकत्ता अधिवेशन का। कलकत्ता अधिवेशन 1886 में हुआ। कांग्रेस का यह दूसरा अधिवेशन था। अध्यक्ष कौन थे इस समय? तो दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की, जो कि कलकत्ता में हुआ था, उसकी अध्यक्षता की थी। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय, एक महत्वपूर्ण घटना थी। साथ में 1886 के अधिवेशन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी कांग्रेस से जुड़ गए थे, और साथ में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो इनकी संस्था थी, इस संस्था का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय कर दिया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी की बात करें तो कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में, जो पहला अधिवेशन हुआ था, उसमें ये उपस्थित नहीं थे। फिर बात करते हैं मद्रास अधिवेशन 1887 की। तो 1887 में कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन होता है। अध्यक्ष थे सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे कांग्रेस के सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। बार बार आपसे प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर बात करें 1888 में सर सैयद अहमद खान और बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह ने एक संस्था की स्थापना की थी, जिसका नाम था यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन। तो यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना सन 1888 में सर सैयद अहमद खान और बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह ने की थी। परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। क्यों किया गया था यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना? ताकि भारत के मुस्लिमों को कांग्रेस से दूर रखा जा सके। ये एक अंग्रेजों की चाल थी। भारत के मुस्लिमों को कांग्रेस से दूर रखने के क्रम में यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। यहाँ पर आपको पहला, दूसरा और तीसरा जो अधिवेशन है वो याद करने का एक तरीका आप इस हिसाब से यहाँ पर समझ सकते हैं। तरीका क्या है कि आप जो है एंटी क्लॉकवाइज आप इस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर बात करें, थोड़ा खाली स्पेस देखकर,
खाली स्पेस देकर हम यहाँ पर बात करें तो बॉम्बे अधिवेशन सबसे पहले हुआ है 1885 में। फिर बात करें आपका कौन सा अधिवेशन हुआ, कलकत्ता अधिवेशन हुआ है, कलकत्ता अधिवेशन। फिर आपका 1887 में मद्रास अधिवेशन हुआ है चेन्नई में। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज, माफ़ कीजिएगा, क्लॉकवाइज आप इस तरीके से देख सकते हैं, क्लॉकवाइज आप इसको याद रख सकते हैं। तो बॉम्बे से लेकर कलकत्ता, कलकत्ता से लेकर मद्रास, कुछ इस क्रम में आप याद रख सकते हैं कि बॉम्बे में पहला अधिवेशन, कलकत्ता में दूसरा अधिवेशन और मद्रास में तीसरा अधिवेशन। क्लॉकवाइज आप इसको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चौथे अधिवेशन पर आते हैं जिसको हम इलाहाबाद का अधिवेशन बोलते हैं। कांग्रेस का चौथा अधिवेशन कहाँ हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था। आपको 1 से लेकर 4 अधिवेशन याद होने चाहिए। अध्यक्ष कौन थे इलाहाबाद अधिवेशन के 1888 में, तो ये थे सर जॉर्ज यूल। सर जॉर्ज यूल की बात करें तो कांग्रेस के प्रथम गैर भारतीय या यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे, तो सर जॉर्ज यूल। तो कांग्रेस के प्रथम गैर भारतीय अध्यक्ष कौन थे, सर जॉर्ज यूल थे। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे, तो बी आंसर आपका सर जॉर्ज यूल हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 1888 का जो इलाहाबाद का अधिवेशन था, इसमें एक समस्या आई थी। समस्या क्या आई थी कि ब्रिटिश भारत सरकार ने एक एडवाइजरी जारी कर दिया था कि किसी भी सार्वजनिक जगह पर कांग्रेस को अधिवेशन नहीं करने दिया जाएगा। तो किसी भी सार्वजनिक जगह पर अधिवेशन ना होने के वजह से कांग्रेस के लिए धर्म संकट की यहाँ पर बात आई कि अब अधिवेशन होगा कहाँ, जब सार्वजनिक जगह पर अलाउड ही नहीं है। तब यहाँ पर 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन को संपन्न कराने के लिए दरभंगा के महाराजा, जो कि उस समय थे लक्ष्मेश्वर सिंह, तो दरभंगा के महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह ने अमूल्य योगदान दिया था। क्या किया था इन्होंने, तो दरभंगा महाराज ने इलाहाबाद में महल खरीद लिया था। इलाहाबाद का उस समय जो सबसे बड़ा महल था उसको ही खरीद लिया और उसको खरीद कर कांग्रेस को दान भी कर दिया था बाद में। और इसी महल के परिसर में कांग्रेस का अधिवेशन 1888 का संपन्न हुआ। तो यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन में जो है किसने योगदान दिया था, इस प्रकार से। तो याद रखिएगा, दरभंगा के महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह ने महल ही खरीदकर पूरा दे दिया था और उस महल के परिसर में कांग्रेस का अधिवेशन संपन्न हुआ। फिर बात करते हैं कलकत्ता अधिवेशन 1890 की। कांग्रेस का ये छठा अधिवेशन था। बीच का आपको याद नहीं रखना, जितना आपसे डिस्कस किया जाएगा बस उतना ही आपको याद रखना है। कलकत्ता अधिवेशन 1890 की बात करें, अब यहाँ से आपको क्रम याद रखने की आवश्यकता नहीं है कि किस नंबर का अधिवेशन था वगैरह वगैरह। सिर्फ 2 जगह पर आपको अधिवेशन की संख्या याद रखनी होगी जो हम आगे आपको बता देंगे। तो इसके बाद से आप ध्यान रखिएगा कि आपको ये नहीं याद करना कि 6 नंबर का कौन था, 7वां कौन था, 10वां कौन था, 15वां कौन था, 20वां, 25वां, 30वां, 40वां कौन सा, ये आपको बिल्कुल नहीं याद करना है। 2 जगह आपको याद करना है जो हम आपको आगे बता देंगे। तो फिर बात करते हैं कलकत्ता अधिवेशन 1890 की। कलकत्ता अधिवेशन 1890 के अध्यक्ष थे फिरोज शाह मेहता। इस अधिवेशन में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कौन थी, पहली महिला स्नातक कलकत्ता विश्वविद्यालय की, कादम्बिनी गांगुली। तो कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस के सत्र को संबोधित किया था। तो महत्वपूर्ण घटना हुई थी कि कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस के अधिवेशन को या कांग्रेस के सत्र को संबोधित किया था। किस अधिवेशन में, तो 1890 के कलकत्ता अधिवेशन में। इसके अलावा आप कमेंट कीजिएगा कि कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम पुरुष स्नातक कौन थे। आप यहाँ पर महिला स्नातक देखा आपने, कमेंट कीजिएगा प्रथम पुरुष स्नातक कौन थे। हमने मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास में डिस्कस किया है, पहले की क्लासेस में। फिर बात करते हैं लाहौर अधिवेशन की 1893 में। लाहौर अधिवेशन 1893 में हुआ। अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे दादा भाई नौरोजी। इस क्रम में आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि जो दादा भाई नौरोजी थे 1896 के अधिवेशन में बने थे, 1893 के अधिवेशन में 1886 के अधिवेशन में बने थे, 1893 के अधिवेशन में बने थे और 1906 के अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष 3 बार बने थे। ये वर्ष आपको याद रखने हैं। फिर बात करते हैं पूना अधिवेशन 1895 की। पूना अधिवेशन 1895, अध्यक्ष थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इस समय क्या हुआ कि बाल गंगाधर तिलक ने महादेव गोविंद रनाडे द्वारा स्थापित नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस के मंच से बंद करवा दिया। और नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो इसकी स्थापना 1887 में महादेव गोविंद रनाडे ने की थी। कारण क्या था
नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस को लाने का, स्थापित करने का। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने विचार विमर्श में सामाजिक सुधारों को शामिल नहीं करना चाहती थी और वो चाह रही थी कि इस तरीके के उद्देश्य के लिए जहाँ पर सामाजिक मुद्दों को उठाना हो तो उसके लिए एक हम अलग निकाय का बना लेते हैं, अलग बॉडी बना लेते हैं, और वो अलग बॉडी बनाई गई थी नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। तो होता क्या था, कांग्रेस के अधिवेशन के साथ में, जब कांग्रेस का अधिवेशन होता था तो साथ में नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का भी एक मीटिंग हो जाता था और उस मीटिंग में जो सामाजिक मुद्दे होते थे उनको डिस्कस कर लिया जाता था। लेकिन चूंकि कांग्रेस जो है एक राजनीतिक संस्था के रूप में ज़्यादा मजबूती से उभर रही थी, तो इसलिए कांग्रेस राजनीतिक मुद्दों पर ही फोकस करे। इस वजह से बाल गंगाधर तिलक ने एक हिसाब से जो है महादेव गोविंद रानडे द्वारा स्थापित नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस के मंच से बंद करवाने में योगदान दिया, ताकि कांग्रेस जो है राजनीतिक मुद्दों को ज़्यादा उठा सके, क्योंकि इस समय राजनीतिक आज़ादी या राजनीतिक रूप से आंदोलन को मजबूत करना ज़्यादा आवश्यक था। फिर बात करते हैं कलकत्ता अधिवेशन 1896 की। कलकत्ता अधिवेशन 1896 की अगर हम बात करते हैं तो ये अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला सयानी जी। रहीमतुल्ला सयानी कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष भी थे। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो आंसर हो जाएगा रहीमतुल्ला सयानी। इसके अलावा बात करें, रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम यहाँ पर गाया था। तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था, ये आपसे बहुत बार पूछता, तो आंसर हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन 1896। और यहाँ पर चूँकि जो जगह थे भारत में, कुछ एक जगह थे, जैसे आप कलकत्ता देखेंगे, मद्रास देखेंगे, बॉम्बे देखेंगे, ये सब फिक्स जगह थे, तो एक नियमित अंतराल पर अधिवेशन होते रहते थे। तो आपको इसलिए वर्ष भी याद रखना है कि कलकत्ता अधिवेशन 1896। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाया। फिर बात करें, कांग्रेस ने दादा भाई नौरोजी का जो धन बहिर्गमन का सिद्धांत था उसको स्वीकार कर लिया, उसको मान लिया पूरी तरीके से आधिकारिक रूप से। तो जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी थी, धन बहिर्गमन का सिद्धांत था जो दादा भाई नौरोजी ने दिया था, उसको कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया था 1896 के अधिवेशन में। तो याद रखिएगा। फिर बात करते हैं कलकत्ता अधिवेशन 1901 की। कलकत्ता अधिवेशन 1901 की बात करें और यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। वंदे मातरम जो गीत था आपको सभी को मालूम है किसने लिखा था। तो वंदे मातरम गीत जो है ये बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जो भी नाम लीजिए, तो बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम गीत लिखा था। इसके अलावा जब आपसे वंदे मातरम जो है समाचार पत्र पूछेगा, तो वंदे मातरम समाचार पत्र से दो लोग जुड़े थे। इसके जो संस्थापक थे वंदे मातरम समाचार पत्र के, वो थे बिपिन चंद्र पाल थे। और वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक कौन थे, जो आपसे TRE 3 15 मार्च वाले पेपर में पूछा गया था। तो संपादक वंदे मातरम अखबार के कौन थे, अरविंदो घोष थे। तो याद रखिएगा, ये फर्क है। फिर यहाँ पर आते हैं कलकत्ता अधिवेशन 1901 में। कलकत्ता अधिवेशन 1901 की बात करें, अध्यक्ष इसमें कौन थे, तो दिनसा वाचा थे। तो दिनसा ई वाचा थे कलकत्ता अधिवेशन 1901 की। और 1901 के कलकत्ता अधिवेशन की खास बात क्या थी कि महात्मा गांधी जी के द्वारा पहली बार कांग्रेस के किसी अधिवेशन में भाग लिया गया। तो कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार महात्मा गांधी जी ने किस अधिवेशन में पहली बार भाग लिया था, तो ये था कलकत्ता अधिवेशन 1901। आप में से बहुत सारे अभ्यर्थियों को इस प्रश्न चीज़ को देखकर डाउट भी होगा कि गांधी जी तो 1893 में दक्षिण अफ्रीका चले गए थे, तो यहाँ पर कैसे प्रकट हो गए, कलकत्ता में कैसे प्रकट हो गए। तो आप सभी को बता दें कि बीच में गांधी जी भारत भी वापस आए थे। तो इस चीज़ को लेकर अपना डाउट क्लियर कर लीजिएगा कि बीच में गांधी जी 1-2 बार भारत वापस भी आए थे। अब कितनी बार आए थे ये आपको नहीं जानना है। तो इस समय गांधी जी 1901 में भारत में मौजूद थे। कलकत्ता अधिवेशन उन्होंने अटेंड किया था फिजिकली। तो कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी जी की उपस्थिति थी। कांग्रेस के मंच पर पहली बार महात्मा गांधी जी उपस्थित हुए थे। फिर बात करते हैं बनारस अधिवेशन 1905। बनारस अधिवेशन 1905 अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। बनारस अधिवेशन 1905 की खास बात क्या थी कि यह जो हुआ था, बनारस अधिवेशन 1905 हुआ था, लेकिन इससे होने से पहले एक जो है बहुत ही बड़ा घटना हुआ था। बंगाल के क्षेत्र में क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन। बंगाल के विभाजन से संबंधित आपको 3 चीज़ें याद रखनी है कि बंगाल के विभाजन की घोषणा कब की गई थी कि बंगाल का विभाजन किया जाएगा। तो बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को किया था। किसने किया था, उस समय के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने। फिर इसके बाद जो है 7 अगस्त को बात करें तो स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हो गया था। इसके अलावा बात करें लागू कब किया गया था बंगाल विभाजन को, तो 16 अक्टूबर 1905 को।
16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन को लागू कर दिया गया था। अब इसी पृष्ठभूमि में 1905 का अधिवेशन यहाँ पर हो रहा है बनारस में। यहाँ पर बात करें तो पहली बार जो कांग्रेस थी वो नरमपंथी या उदारवादी, गर्मपंथी या उग्र राष्ट्रवादी, तो कांग्रेस जो है दो धड़ों में यहाँ पर एक गुट बनने लगा, दो धड़ा बनने लगा, दो गुट बनने लगे। एक गुट था नरमपंथियों का, दूसरा जो गुट था वो गर्मपंथियों का, उदारवादियों का और उग्र राष्ट्रवादियों का। उदारवादियों का जो नेतृत्व कर रहे थे गोपाल कृष्ण गोखले और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इसके अलावा फिरोज शाह मेहता भी थे। इसके अलावा अगर हम बात करें दादा भाई नौरोजी की, तो दादा भाई नौरोजी भी सीनियर नेता थे, उदारवादी नेता थे। लेकिन यहाँ पे ग्रुपिंग की बात करें, जो एक चल रहा था, एक कसमकश जो चल रहा था, उसमें गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी नरमपंथियों का नेतृत्व कर रहे थे, गर्मपंथियों का नेतृत्व कर रहे थे बाल गंगाधर तिलक। और यहाँ पर जो मेन मुद्दा यही था कि अब जो तरीका है ब्रिटिश सरकार से पत्र लिखने के बजाय, ब्रिटिश सरकार से रिक्वेस्ट करने के बजाय अब सीधे सीधे आंदोलन किया जाए। बंगाल विभाजन गलत है तो उसका विरोध किया जाना चाहिए। और विरोध करने के तरीकों को लेकर यहाँ पर पहली बार जो खटास दिखाई पड़ी कांग्रेस के अधिवेशन में, बनारस अधिवेशन 1905 में। पहली बार कांग्रेस दो धड़ों में बटती हुई नजर आई। अभी बटी नहीं है, दो धड़ यहाँ पर विजिबल हो रहे हैं, एक नरमपंथी दल, एक गर्मपंथी दल। फिर बात करते हैं कलकत्ता अधिवेशन 1906 की। कलकत्ता अधिवेशन 1906 में अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। तीसरी बार दादा भाई नौरोजी कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। तो कांग्रेस के अध्यक्ष 3 बार आप याद रखिएगा। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया कांग्रेस अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा। तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार किया गया था? तो ध्यान रखिएगा 1906 का कलकत्ता अधिवेशन। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो कुल 4 प्रस्ताव पारित किए गए थे स्वराज, जैसे कि कांग्रेस के 1906 कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति का आह्वान किया गया था कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा। दूसरा स्वदेशी, तीसरा बहिष्कार, चौथा राष्ट्रीय शिक्षा। तो ये 4 प्रस्ताव पारित किए गए थे 1906 के अधिवेशन में, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। फिर बात करें 1907 के सूरत अधिवेशन में इन 4 प्रस्तावों को लेकर कि इसको रखा जाए या छोड़ दिया जाए, तो बनाए रखने या अस्वीकार करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हुआ था। तो यहाँ पर जो 4 चीज़ें थी, स्वराज से लेकर स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, ये जो 4 बातें थी, 4 प्रस्ताव थे, इनको बनाए रखने, अस्वीकार करने, इन सब सारी चीज़ों को लेकर चर्चा हो रही थी। और इसी को लेकर यहाँ पर कांग्रेस में विभाजन हुआ था। और मेन यहाँ पर कांग्रेस के विभाजन का जो मेन कारण था वो था प्रसार को लेकर, कि जो है आंदोलन का प्रसार कहाँ तक हो। तो जो नरम दल के नेता थे, नरमपंथी थे, वो चाह रहे थे कि बंगाल विभाजन का प्रश्न है तो बंगाल में ही आंदोलन होना चाहिए। लेकिन जो गर्म दल के नेता थे जैसे बाल गंगाधर तिलक, तो ये लोग चाह रहे थे कि पूरे भारत में आंदोलन किया जाए, एक अच्छा मौका है कि पूरे भारत में एक आंदोलन किया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए। लेकिन जो नरमपंथी दल था, जिसका कांग्रेस में प्रभुत्व भी था, तो नरमपंथी दल ने जो है मना कर दिया और इसी चीज़ को लेकर यहाँ पर विभाजन हुआ था। सबसे बड़ा मुद्दा यही था। सूरत अधिवेशन 1907 की बात करते हैं। अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। तो रास बिहारी घोष और बोस में फ़र्क है, ध्यान रखिएगा। रास बिहारी बोस एक क्रांतिकारी थे जिनके बारे में हमने पिछले क्लास में चर्चा किया था। रास बिहारी घोष जो है ये उदारवादी नेता है। फ़र्क है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ही फर्क है। रास बिहारी घोष है, वो बोस है। तो रास बिहारी बोस की बात हम जब करते हैं तो रास बिहारी बोस क्रांतिकारी हैं, रास बिहारी घोष उदारवादी कांग्रेस नेता है। तो सूरत अधिवेशन 1907 की अध्यक्षता की थी रास बिहारी घोष ने। तो सूरत विभाजन यहाँ पर होता है, सूरत स्प्लिट होता है। कांग्रेस नरमपंथी और गर्मपंथी दल में बट जाती है। किस अधिवेशन में? सूरत अधिवेशन में। कांग्रेस के उग्र राष्ट्रवादी या गर्मपंथी नेता की बात करें तो 4 नेता आपको याद रखना है। इसके अलावा बाकी कोई भी नेता आपसे पूछेगा तो वो किस में चले जाएंगे? नरमपंथियों में चले जाएंगे। तो 4 नेता ही थे गर्मपंथियों के, उग्र राष्ट्रवादियों के, जो आपको याद रखने परीक्षा दृष्टि से, बाल, लाल और पाल। तो बाल, लाल और पाल से याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल। इसके अलावा अरबिंदो घोष की बात करें तो अरबिंदो घोष चौथे नंबर पे हैं। तो ये 4 उग्र राष्ट्रवादी नेता या गर्मपंथी दल के नेता आपको परीक्षा दृष्टि से याद रखना है। और साथ में बिपिन चंद्र पाल और अरबिंदो घोष ये ज़्यादातर साथ ही काम करते थे। फिर बात करते हैं, यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये जो अधिवेशन हुआ है ये 23वां अधिवेशन था। कांग्रेस का जो 23वां अधिवेशन था वो पूरा ही नहीं हो पाया था। तो कांग्रेस का जो 23वां अधिवेशन है इसको क्या कर दिया गया था? इसको जो है स्थगित कर दिया गया, क्योंकि झगड़ा हो गया। जब झगड़ा हो गया तो कुछ
कोई चीज़ स्वीकार ही नहीं हो पाई, कोई प्रस्ताव नहीं पारित हो पाया, स्थगित कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। तो 23वां अधिवेशन सस्पेंड कर दिया गया। 1908 में दोबारा से कांग्रेस का अधिवेशन होता है। 23वां अधिवेशन ये जो था इसको कंटिन्यू किया गया था। तो 23वां अधिवेशन 1908 में दोबारा से हुआ था और अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। वापस से आपको बहुत ज़्यादा इसके बारे में जानने की आवश्यकता नहीं है। तो 23वां अधिवेशन कहने का मतलब है 1907 में भी हुआ था, फिर आगे कंटिन्यू होकर, चूँकि सस्पेंड हो गया था, स्थगित हो गया था, झगड़ा होने की वजह से नरमपंथी और गर्मपंथियों में बट गए थे दोनों लोग। तो 1908 में दोबारा से 23वां अधिवेशन होता है। हम ये आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ पर जब आएंगे कलकत्ता अधिवेशन में 1911 में, तो यहाँ पर आपको 26वें नंबर का अधिवेशन दिखाई देगा। आप कहेंगे कि इस क्रम में तो ये 27वां होना चाहिए, तो ये 27वां इसीलिए नहीं है। 1885 से जब आप जोड़ेंगे तो 26 पर आने पर क्या हो जाएगा, 1911 पर आने पर 1885 से 1911 पर जब आएंगे तो 27वां अधिवेशन होना चाहिए, लेकिन ये 26वां अधिवेशन है। क्यों है, क्योंकि सूरत अधिवेशन जो कि 23वां नंबर का था ये सस्पेंड हो गया, तो 23वां अधिवेशन दोबारा से 1908 में हुआ है। तो इस चीज़ को लेकर आप कन्फ्यूजन दूर कर लीजिएगा, इसीलिए आपको यहाँ पर हम बता रहे हैं। कलकत्ता अधिवेशन 26वें नंबर का अधिवेशन था, 1911 में हुआ था। अध्यक्ष थे बिशन नारायण धर, जिनको हम BN धर भी कहते हैं शॉर्ट में। तो बिशन नारायण धर अध्यक्ष थे कलकत्ता अधिवेशन 1911 के। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रगान जनगण मन जिसको कहा जाता है, पहली बार इसका गायन किया गया था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रगान जनगण मन को पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था, कलकत्ता अधिवेशन 1911। जब आपसे राष्ट्रगीत पूछेगा तो राष्ट्रगीत आपका कलकत्ता अधिवेशन 1896, दोनों ही कलकत्ता अधिवेशन है। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं जो है बिहार से संबंधित, बिहार से जुड़ा हुआ कांग्रेस का अधिवेशन, बांकीपुर अधिवेशन 1912। तो बांकीपुर अधिवेशन 1912 28वें नंबर का अधिवेशन ना होकर किस नंबर का अधिवेशन होगा, 27वें नंबर का। ये आपको क्लियर होना चाहिए। आप जोड़ेंगे तो 28 नंबर आएगा, लेकिन हमने जैसा कि बताया 1907 वाला अधिवेशन आगे कंटिन्यू हुआ है, तो 23वां सत्र दोबारा से हुआ है 1908 में भी, इसलिए 27वां अधिवेशन हम इसको आधिकारिक रूप से ऑफिशियली मानते हैं। तो 27 नंबर का अधिवेशन आपको इसलिए याद रखना कि आपसे पूछा जा सकता है। पूरी संभावना है कि कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, तो बांकीपुर में हुआ था, बांकीपुर पटना में। तो बांकीपुर अधिवेशन 1912, अध्यक्ष थे रघुनाथ नरसिंह मुधोलकर। तो रघुनाथ नरसिंह मुधोलकर, जिनको हम RN मुधोलकर भी कहते हैं, बिहार में आयोजित होने वाला यह प्रथम कांग्रेस अधिवेशन था। तो बिहार में आयोजित होने वाला प्रथम कांग्रेस अधिवेशन कौन सा था, तो 27वां अधिवेशन बांकीपुर अधिवेशन 1912। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1912 के बांकीपुर अधिवेशन में पहली बार एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार भाग लिया था, तो 1912 के अधिवेशन में। जिस प्रकार से महात्मा गांधी ने 1901 के अधिवेशन में भाग लिया था, वैसे ही पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1912 के अधिवेशन में पहली बार भाग लिया था। इसके अलावा एक स्वागत समिति बनाई गई थी, चूँकि बिहार में हो रहा था, तो स्वागत समिति जो बनाई गई थी कांग्रेस के अधिवेशन के लिए, तो स्वागत समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए थे ये थे मजहरुल हक। तो मौलाना मजहरुल हक को स्वागत समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया था। फिर बात करते हैं लखनऊ अधिवेशन 1916 की। 31वें नंबर का अधिवेशन था, आपको नंबर याद करने की आवश्यकता नहीं है। लखनऊ अधिवेशन 1916, लेकिन इसका आप याद कर सकते हैं चूँकि लखनऊ अधिवेशन से बहुत बार पूछा गया है BPSC में। तो 31वें नंबर का यह अधिवेशन था। अंबिका चरण मजूमदार, तो यहाँ पर हमने आपसे बात किया, ये अधिवेशन का नंबर आपको मालूम होना चाहिए, 27वां। इसके अलावा लखनऊ अधिवेशन का नंबर आपको मालूम होना चाहिए। अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार लखनऊ अधिवेशन में। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं। पहली है कांग्रेस के नरम दल और गरम दल में समझौता हो जाता है। जो 1907 में अलग हो गए थे वो 1916 के अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन में एक हो जाते हैं। तिलक और एनी बेसेंट के महत्वपूर्ण भूमिका एक करने में रहती है। तो कांग्रेस का नरम दल और गरम दल एक हो जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या था एक होने का, नरम दल के जो बहुत सीनियर लीडर थे जिनका नाम था फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता, इनका देहांत हो जाता है 1915 में, और इनके देहांत होने के बाद चीज़ें आसान हो जाती हैं एक हिसाब से, क्योंकि इनके रहते हुए संभव नहीं था, क्योंकि बहुत ही अपमान किया गया था नेताओं का, इन नेताओं का। 1907 का अधिवेशन बहुत ही कड़वाहट के साथ में ख़त्म हुआ था, बहुत कायदे का झगड़ा हुआ था, बहुत सारी चीज़ें हो गई थी, तो इस वजह से चाह नहीं रहते। और 1915 में जब फिरोज शाह मेहता का देहांत हो जाता है तो कांग्रेस के नरम दल और गरम दल में समझौता तिलक और एनी बेसेंट की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है कराने में। इसके अलावा बात करें तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में लखनऊ समझौता होता है, और लखनऊ समझौता किसके बीच में होता है, तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में।
तिलक और जिन्ना का सहयोग रहता है। तो तिलक और जिन्ना की भूमिका रहती है, जिससे कांग्रेस और लीग के बीच में समझौता हो जाता है। इसके अलावा तो आपसे ध्यान रखिएगा कि लखनऊ समझौता जो हुआ है वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। इसमें कांग्रेस ने क्या किया, मुस्लिम लीग पृथक निर्वाचन की जो मांग थी, सेपरेट इलेक्टोरेट्स की जो मांग थी मुस्लिम लीग की, जो कि 1909 के माध्यम से इनको दिया गया था, कांग्रेस ने उस समय रिजेक्ट कर दिया था इसको। तो इसको जो है मुस्लिम लीग की प्रथम निर्वाचन की जो मांग थी, कांग्रेस ने इसको स्वीकार कर लिया था। इसको लेकर कांग्रेस नेताओं में मतभेद रहे, जैसे मदन मोहन मालवीय ने विरोध किया इसका और अन्य नेताओं ने भी विरोध किया था, लेकिन ये रहा कि साथ में रहने की वजह से कुछ चीज़ें माननी पड़ेंगी। फिर आते हैं कांग्रेस के 1916 अधिवेशन में एक और महत्वपूर्ण घटना घटी थी, और वह क्या था, तो लखनऊ अधिवेशन में चंपारण के नील कृषकों का मुद्दा पहली बार कांग्रेस के संज्ञान में आया था। यह आपसे प्रश्न पूछा गया है। जब आपसे प्रश्न पूछा गया था तो पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण के नील किसानों का मुद्दा कांग्रेस के संज्ञान में आया था। तो विकल्प में आपको 1916 नहीं दिया था, तो वहाँ पर आंसर नन ऑफ दीस था। तो कांग्रेस के 1916 अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन में चंपारण के नील किसानों का मुद्दा पहली बार कांग्रेस के संज्ञान में आया था। राजकुमार शुक्ला जी ने चंपारण मुद्दे से जो है महात्मा गांधी को अवगत कराया था और चंपारण आने का निमंत्रण भी दिया था, जिसको महात्मा गांधी जी ने स्वीकार किया था, अंततः पहुंचे थे। सारी कहानी आपको पता है। फिर बात करते हैं, बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह जो नारा दिया था 1916 के लखनऊ अधिवेशन में दिया था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं कलकत्ता अधिवेशन 1917 की, अध्यक्ष थी श्रीमती एनी बेसेंट। अब यहाँ पर देखेंगे कांग्रेस की आपको प्रथम महिला अध्यक्ष मिलती हुई दिखाई पड़ेंगी। तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, श्रीमती एनी बेसेंट, कलकत्ता अधिवेशन 1917, इसलिए महत्वपूर्ण है। फिर बात करते हैं अमृतसर अधिवेशन 1919 का। अमृतसर अधिवेशन 1919 की बात करें तो अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। जालियांवाला बाग हत्याकांड की निंदा की गई थी इसमें, कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया था। तो अमृतसर अधिवेशन 1919 में मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे। इसके अलावा कलकत्ता में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया था सितंबर 1920 में। कारण क्या था, असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था, तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था। अब आंदोलन शुरू किया गया है तो उसको लेकर थोड़ा परमिशन वगैरह भी कांग्रेस को जो है एक हिसाब से पारित करना होगा, तो इसीलिए कांग्रेस का यहाँ पर विशेष अधिवेशन बुलाया गया था सितंबर 1920 में। तो विशेष अधिवेशन क्या होता है, विशेष अधिवेशन का मतलब होता है कांग्रेस के वैसे जो अधिवेशन होते थे उनको हम वार्षिक अधिवेशन बोलते थे। ये मुख्यतः दिसंबर महीने में होते थे, कभी कभी कुछ अन्य महीनों में भी हुए हैं, मुख्यतः ये दिसंबर महीनों में होते थे। इनको हम वार्षिक अधिवेशन बोलते थे, लेकिन कई बार ज़रूरत पड़ जाती थी तो विशेष अधिवेशन बुलाया जाता था। उस समय क्या ज़रूरत पड़ गई थी, तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को लॉन्च किया गया। जब लॉन्च किया गया 1 अगस्त 1920 को, तो उसी से संबंधित यहाँ पर अधिवेशन बुलाया गया था। अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय जी। तो लाला लाजपत राय कांग्रेस के अधिवेशन में कब अध्यक्ष बने थे, तो कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में 1920 में अध्यक्ष बने थे। फिर बात करते हैं नागपुर अधिवेशन 1920। ये आपका 1920 का वार्षिक अधिवेशन था, वार्षिक अधिवेशन था नागपुर अधिवेशन 1920। अध्यक्ष थे इस बार सी विजय राघवाचारी। तो याद रखिएगा दोनों का फर्क। ये जो बात करें कलकत्ता का कांग्रेस का ये विशेष अधिवेशन था, स्पेशल सेशन था, अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। कब हुआ था, सितंबर 1920 में। यह जो अधिवेशन है ये आपका दिसंबर 1920 में हुआ है। तो नागपुर अधिवेशन वार्षिक अधिवेशन दिसंबर 1920 में हुआ है। अध्यक्ष थे सी विजय राघवाचारी। चित्तरंजन दास जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा था, और साथ में असहयोग आंदोलन को किस जो है अधिवेशन में पारित किया गया था, तो इसको लेकर हमने आपको प्रश्न कराया था MCQ SCRT में, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ था वहाँ से, तो वहाँ पर हमने आपको बताया था जो है कलकत्ता अधिवेशन बताया था। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस में पारित किया गया था, तब आपका आंसर नागपुर अधिवेशन हो जाएगा, वार्षिक अधिवेशन में पारित किया गया था। और कब लाया गया था असहयोग आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन को एक हिसाब से लाया गया था, जो प्रस्ताव संबंधित प्रस्ताव था ये लाया गया था कलकत्ता के कांग्रेस के अधिवेशन में। लेकिन इसको पारित कब किया गया था, तो ये चित्तरंजन दास जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा था, फिर इसको पारित किया गया था। तो कब पारित किया गया था, नागपुर अधिवेशन 1920 में। इसके अलावा कांग्रेस का नेतृत्व करने के लिए 15 सदस्यीय कांग्रेस कार्य समिति, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का गठन कब किया गया है, तो ध्यान रखिएगा नागपुर अधिवेशन 1920 में। इसके अलावा भाषाई आधार पर प्रांतीय कार्य समितियों का गठन किया गया था। तो ये महत्वपूर्ण घटनाएं थी जो नागपुर अधिवेशन 1920 में घटी थी। फिर बात करते हैं गया अधिवेशन 1922।
आपको यहाँ पर गया अधिवेशन की संख्या याद रखनी है। क्यों याद रखनी है? क्योंकि बिहार में होने वाला यह दूसरा अधिवेशन था। तो गया अधिवेशन की संख्या 37वीं थी, बांकीपुर अधिवेशन की संख्या जो है 27वीं थी। तो 27वां अधिवेशन बांकीपुर, तो 10 और जोड़ दीजिए, 37वां अधिवेशन गया। तो गया अधिवेशन की बात करें, अध्यक्ष थे देशबंधु चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास जी को हम देशबंधु भी कहते हैं। कमेंट कीजिएगा, दीनबंधु किसे कहते हैं? दीनबंधु किसे कहा जाता है? चलिए, तो अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास जी। बिहार में आयोजित होने वाला यह दूसरा कांग्रेस का अधिवेशन था। गया अधिवेशन में एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी। क्या थी? बिहार की उरांव जनजाति थी, इसने भी यहाँ पर गया अधिवेशन में भाग लिया था। तो बिहार की जो उरांव जनजाति थी उसने भी गया अधिवेशन में भाग लिया था। टीआरई 1 में पूछा गया सवाल है। फिर बात करते हैं, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने कांग्रेस के अध्यक्ष, चित्तरंजन दास जी उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे गया अधिवेशन में, और मोतीलाल नेहरू जी सचिव पद पर थे। तो मोतीलाल नेहरू जी ने और चित्तरंजन दास जी ने इस्तीफा दे दिया था अध्यक्ष और सचिव पद से क्रमशः। तो अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया चित्तरंजन दास जी ने, सचिव पद से इस्तीफा दिया मोतीलाल नेहरू जी ने। और फिर 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी थी। किसने किया था स्वराज पार्टी की स्थापना? तो स्वराज पार्टी के संस्थापक थे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। कब स्थापना हुई है स्वराज पार्टी की? 1 जनवरी 1923 को। इसके अलावा बात करें प्रथम अधिवेशन कब हुआ स्वराज पार्टी का? स्वराज पार्टी का जो प्रथम अधिवेशन हुआ है इलाहाबाद में हुआ है। कब हुआ है? मार्च 1923 में। तो मार्च 1923 में बात करें, चित्तरंजन दास जी की अध्यक्षता में प्रथम अधिवेशन हुआ इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का। ये आपको याद रखना है। 1 जनवरी 1923 स्वराज पार्टी की स्थापना, ये भी डेट आपको मालूम होना चाहिए। फिर यहाँ पर बात करते हैं स्वराज पार्टी की बिहार शाखा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। इसके अलावा आपसे चाहे पूछे कि बिहार शाखा की स्थापना स्वराज पार्टी की जो है पटना में किसने की थी, तो स्वराज पार्टी की बिहार शाखा किसने, इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्वराज पार्टी की बिहार शाखा किसने स्थापित किया था? आंसर है श्री कृष्ण सिंह। पहले अध्यक्ष भी थे बिहार शाखा के। दोनों तरीके से आप यहाँ पर याद रखिएगा। फिर बात करते हैं बेलगांव या बेलगाम अधिवेशन 1924। आपको मालूम है कि कांग्रेस की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने एकमात्र बार की थी, एक ही बार की थी, और वो एकमात्र बार कांग्रेस के अध्यक्ष कब थे? तो बेलगांव अधिवेशन या बेलगाम अधिवेशन 1924 में। तो महात्मा गांधी की अध्यक्षता में अधिवेशन संपन्न हुआ था बेलगाम अधिवेशन 1924। महात्मा गांधी पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, एकमात्र बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। फिर आते हैं कानपुर अधिवेशन 1925। अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू। खास बात क्या थी कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की। इससे पहले आपने 1917 में देखा एनी बेसेंट को। तो जिन अभ्यर्थियों को नहीं पता है उनको बता दें, एनी बेसेंट जो है किस देश से बिलोंग करती थी? तो एनी बेसेंट जो है ये स्विट्जरलैंड से बिलोंग करती थी, स्विट्जरलैंड से बिलोंग करती थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी हुई थी। इसके अलावा भारतीय आंदोलन के लिए भी कार्यरत थी, कांग्रेस से भी जुड़ी हुई थी। तो एनी बेसेंट स्विट्जरलैंड से थी, चूंकि ये भारतीय थी नहीं, इस वजह से पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कांग्रेस की किसको बोला जाएगा? सरोजनी नायडू को। और ये कानपुर में अधिवेशन हुआ था 1925 में। फिर बात करते हैं मद्रास अधिवेशन 1927। तो मद्रास अधिवेशन 1927 की बात करते हैं। अध्यक्ष थे मुख्तार अहमद अंसारी। तो मुख्तार अहमद अंसारी क्या बात करें, यहाँ पर अध्यक्ष थे मद्रास अधिवेशन के। इनको हम शॉर्ट में MA अंसारी भी बोलते हैं, MA अंसारी भी बोलते हैं। तो मुख्तार अहमद अंसारी या MA अंसारी अध्यक्ष थे मद्रास अधिवेशन 1927 के। साइमन कमीशन का विरोध मुख्यतः हुआ था यहाँ पर, और आप सभी को मालूम है साइमन कमीशन कब जो है बना था? तो 8 नवंबर 1927 को बना था। 8 नवंबर 1927 को बना था। जब बना था तो यहाँ पर फैसला किया गया मद्रास अधिवेशन में कि साइमन कमीशन का विरोध किया जाएगा। 3 फरवरी 1928 को बॉम्बे पहुँच गया था। 3 फरवरी 1928 को बॉम्बे आ गया था साइमन कमीशन। फिर बात करते हैं कलकत्ता अधिवेशन 1928 की। अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट वगैरह रखी गई थी, उसी पर चर्चा हुई थी। डोमिनियन स्टेटस को लेकर बवाल हुआ था। बात करें तो सुभाष चंद्र बोस जी और जवाहरलाल नेहरू, ये युवा वर्ग जो था कांग्रेस का, चाह नहीं रहा था कि डोमिनियन स्टेटस को मतलब प्रपोज किया जाए सरकार से, और ये पूर्ण स्वराज की बात करते थे। तो इसीलिए जब आप लखनऊ जो है कलकत्ता अधिवेशन के बाद अगला अधिवेशन देखते हैं लाहौर अधिवेशन। तो लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ है। अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपको अब ये याद करने की जरूरत नहीं किस नंबर का अधिवेशन था, 44वां था, 45वां था, ये अब याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। 1 से 4 तक आपको याद होना चाहिए। 27 और 37 ये आपको याद होना चाहिए। तो 1 से 4 याद होना चाहिए,
27वां अधिवेशन जो कि बांकीपुर का है, 37वां अधिवेशन जो कि गया का है। तो ये आपको याद होनी चाहिए क्रम से। तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष थे। ऐतिहासिक अधिवेशन था। कांग्रेस का उद्देश्य पूर्ण स्वराज घोषित किया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। इसके अलावा 31 दिसंबर 1929 की रात को, तो 31 दिसंबर 1929 की आधी रात को जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर भारत का झंडा फहराया था। तो भारत का झंडा पहली बार कब फहराया गया था, किस कांग्रेस के अधिवेशन में फहराया गया था, तो यह था 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन के दौरान जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी, भी याद रखिएगा, के तट पर भारत का झंडा फहराया था। इसके अलावा 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस भी मनाया गया था। तो पहला स्वतंत्रता दिवस या पहला स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया था, 26 जनवरी 1930 को। फिर बात करते हैं कराची अधिवेशन 1931 की। कराची अधिवेशन 1931 की यहाँ पर बात करते हैं। तो ये 29 मार्च 1931 को स्टार्ट हुआ था। तो 29 मार्च 1931 को यहाँ अधिवेशन स्टार्ट हुआ था। इससे पहले एक बहुत ही दुखद घटना घटी थी। क्या घटी थी? 23 मार्च 1931। आज 24 मार्च है, कल बीत चुका है। तो 23 मार्च 1931 को शहीद भगत सिंह, इसके अलावा उनके साथियों को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। और यह जो फांसी दी गई थी, इसके बाद यह अधिवेशन हुआ था। इस वजह से बात करें तो कराची में युवाओं ने कांग्रेस का विरोध किया, स्पेशली महात्मा गांधी का विरोध किया। महात्मा गांधी को काले झंडे दिखाए गए थे कराची अधिवेशन में। क्यों दिखाए गए थे? क्योंकि नाराज़गी थी कि आप जो है बचा नहीं पाए, आप चाहते तो बचा लेते, क्योंकि महात्मा गांधी उस समय सबसे बड़ी पर्सनालिटी माने जाते थे। और साथ में अगर बात करें तो 5 मार्च 1931 को बात करें तो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, गांधी इरविन समझौता हुआ था। और गांधी इरविन समझौते में अगर बात करें बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन यहाँ पर जो शहीद 23 मार्च 1931 को जो फांसी हुई, उन क्रांतिकारियों को बचा नहीं पाए महात्मा गांधी, इस वजह से इनका विरोध हुआ। ठीक है, तो इस वजह से इनको काले झंडे दिखाए गए। तो महात्मा गांधी ने कराची अधिवेशन के दौरान एक स्टेटमेंट दिया था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। तो गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं, ये कब कहा था? तो याद रखिएगा, कराची अधिवेशन के दौरान कहा था, लेकिन गांधीवाद नहीं। तो गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं मर सकता है, ये महात्मा गांधी ने कराची अधिवेशन के दौरान कहा था। इसके अलावा बात करें तो गांधी इरविन समझौता, सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस के अध्यक्ष थे कराची अधिवेशन में। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को जो हुआ था, जिसको हम दिल्ली समझौता भी कहते हैं, चूँकि दिल्ली में हुआ था, तो इसको समर्थन दिया गया कांग्रेस की तरफ से। मौलिक अधिकारों से संबंधित संकल्प या प्रस्ताव को अपनाया गया था। तो मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया था। इसके अलावा राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम, नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम से संबंधित प्रस्ताव को यहाँ पर स्वीकार किया गया था। गांधी जी को कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गोलमेज सम्मेलन के लिए नामित भी किया गया था। तो महात्मा गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लेने के लिए कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधि के रूप में नामित किया गया था इस अधिवेशन में, कराची अधिवेशन में। फिर बात करते हैं बम्बई अधिवेशन 1934। बम्बई अधिवेशन 1934 यह आपका अक्टूबर 1934 में हुआ था। अक्टूबर 1934 में हुआ था। अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। यहाँ से आपको इसी दौरान बात करें, आपको याद आया होगा कि अक्टूबर 1934 में बम्बई में और भी कुछ महत्वपूर्ण घटना घटी थी। वो घटना क्या थी? जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव ने जो है कांग्रेस समाजवादी दल या पार्टी का गठन किया था। तो कांग्रेस समाजवादी दल या पार्टी की स्थापना की थी जयप्रकाश नारायण जी ने। कांग्रेस समाजवादी दल या पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। और इसके सचिव कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस समाजवादी दल या कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। 22 और 23 अक्टूबर 1934 को बम्बई में जो है मीटिंग हुई थी, पहला इनका अधिवेशन हुआ था। और ये किस दौरान हुआ था? तो बम्बई अधिवेशन, कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन 1934 के दौरान। अक्टूबर 1934 में अधिवेशन हुआ था, लगभग 26 अक्टूबर के आसपास हुआ था। और 26 अक्टूबर के आसपास कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। और उसी से पहले जो है 22-23 अक्टूबर 1934 को कांग्रेस समाजवादी दल या पार्टी की स्थापना की गई थी। किसने स्थापना की थी? जयप्रकाश नारायण जी ने। अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। सचिव जब आपसे पूछेगा तो जयप्रकाश नारायण सचिव थे, आचार्य नरेंद्र देव अध्यक्ष थे। याद रखिएगा, आचार्य हैं बड़े हैं, जब आचार्य हैं बड़े हैं तो अध्यक्ष भी इन्हीं को बना दीजिए। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी हमने आपको इसके अलावा बात करें तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का बारे में बताया है, बिहार समाजवादी दल के बारे में बताया है। तो बिहार समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी?
तो बिहार समाजवादी दल या बिहार सोशलिस्ट पार्टी जब आपसे पूछेगा तो वर्ष 1931 में किसने किया था? जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा ने। इसके अलावा आपसे पूछेगा बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जब आपसे पूछेगा तब आपका आंसर मई 1934 पटना होगा। पटना में जो स्थापित हुआ था उसको हम बिहार कांग्रेस समाजवादी दल बोलते हैं, मई 1934 में। अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण सचिव थे, सेम। चलिए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ अधिवेशन 1936 पर आते हैं। अप्रैल 1936 में यह अधिवेशन हुआ था। तो लखनऊ अधिवेशन 1936 में, अप्रैल 1936 में अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी। आपको मालूम है अप्रैल 1936 में एक और महत्वपूर्ण घटना घटी थी। वो घटना क्या थी? 11 अप्रैल 1936 को अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी स्वामी सहजानंद सरस्वती जी द्वारा। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की थी? 11 अप्रैल 1936 को। कहाँ की थी? लखनऊ में की थी। किस समय के दौरान की थी? तो लखनऊ अधिवेशन के दौरान की थी। अध्यक्ष कौन थे लखनऊ अधिवेशन के अप्रैल 1936 में? जवाहरलाल नेहरू। फिर बात करें जो है फैजपुर अधिवेशन, फैजपुर अधिवेशन, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा लखनऊ अधिवेशन में भी जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे, फिर फैजपुर अधिवेशन में भी 1937 में। तो 1936 और 37 दोनों में यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। एक चीज़ यहाँ पर और आपसे जो है डिस्कस करेंगे, बम्बई अधिवेशन 1934 जो हुआ था, अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद प्रथम बार जो है कांग्रेस के अध्यक्ष इस अधिवेशन में बने थे। तो 3 बार बने हैं टोटल, अभी हम लास्ट में चर्चा करेंगे। तो राजेंद्र प्रसाद जी प्रथम बार यहाँ पर अध्यक्ष बने हैं। फिर फैजपुर अधिवेशन की बात करें तो फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता भी जवाहरलाल नेहरू ने की थी, तो 1936-37। इसके अलावा 1929, 3 अधिवेशन याद रखिएगा। 1929, 1936, 1937 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन एक गांव में हुआ था, एक ग्राम में हुआ था। तो एक ग्राम या गांव में पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन फैजपुर में हुआ था 1937 में। फिर बात करते हैं यहाँ पर हरिपुरा अधिवेशन की, गुजरात। तो हरिपुरा अधिवेशन गुजरात की बात करते हैं। आपको याद कैसे करना है कि हरिपुरा गुजरात में है? तो आपको हरि के बारे में आप जानते हैं, हरि कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान, जैसे भी आप समझिए। तो यहाँ पर हरि से आप याद रख सकते हैं कि द्वारका कहाँ पर है? गुजरात में है, तो हरि गुजरात में। तो इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं भगवान के नाम पर। चलिए, तो हरिपुरा अधिवेशन गुजरात में 1938 में। 1938 में कौन अध्यक्ष बने? सुभाष चंद्र बोस। इसके अलावा बात करें राष्ट्रीय योजना समिति, बहुत महत्वपूर्ण है। तो हरिपुरा अधिवेशन 1938 के दौरान अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। राष्ट्रीय योजना समिति, नेशनल प्लानिंग कमेटी की स्थापना की गई थी। किसके नेतृत्व में की गई थी? तो जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में। राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। लेकिन हरिपुरा अधिवेशन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस। और इस अधिवेशन के अंतर्गत राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष कौन थे? तब आपका आंसर जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। साथ में एक प्रस्ताव अपनाया गया कि जो लोग रियासतों में, यानी जो प्रिंसली स्टेट्स में जो आंदोलन चल रहे हैं लोगों के, तो प्रिंसली स्टेट्स में जहाँ जहाँ जनता बगावत कर रही है, जहाँ जहाँ शासन के खिलाफ विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस उन्हें नैतिक रूप से समर्थन देगी। तो कांग्रेस ने पहली बार प्रिंसली स्टेट्स के जो लोग थे उनको भी राष्ट्रीय आंदोलन में इस अधिवेशन के दौरान शामिल किया था। तो हरिपुरा अधिवेशन गुजरात याद रखिएगा। फिर आते हैं त्रिपुरी अधिवेशन, यहाँ पर मध्य प्रदेश में। अब आप कहेंगे त्रिपुरी को कैसे याद करेंगे? तो त्रिपुरी से आप जो है याद कर लीजिए, त्रिपुरी से आप त्रिशूल याद कर लीजिए, महादेव को याद कर लीजिए, और महादेव की नगरी, महाकाल की नगरी, उस तरीके से आप याद रख लीजिए मध्य प्रदेश। महाकाल की नगरी आप याद रख लीजिए। तो मध्य प्रदेश इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। तो त्रिपुरी मध्य प्रदेश अधिवेशन 1939 में हुआ था। अगेन सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। तो ध्यान रखिएगा कांग्रेस के अध्यक्ष कब कब बने थे? 1938 में। आपसे इस बार टीआरई में सवाल पूछा गया था जीएस पार्ट सेकंड में। और कब बने थे? 1939 में। तो 1938 में भी बने थे, 1939 में भी बने थे। इसके अलावा जो बने थे तो कैसे बने थे? तो गांधी जी के प्रतिनिधि थे पट्टाभी सीतारमैया, उनको इन्होंने हरा दिया था एक तरफा। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी के प्रतिनिधि जो खड़े हुए थे इलेक्शन में, पट्टाभी सीतारमैया, उनको हरा कर सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे। अध्यक्ष पद का चुनाव होता था, ध्यान रखिएगा, कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव होता था। और इस चुनाव में बात करें तो गांधी जी के प्रतिनिधि पट्टाभी सीतारमैया थे। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कौन थे जिनको सुभाष चंद्र बोस ने हराया था? तो पट्टाभी सीतारमैया। ये हार गए थे, सुभाष चंद्र बोस जीते और फिर कांग्रेस के अध्यक्ष बने। लेकिन महात्मा गांधी जी से असहमति के कारण, बहुत सारी असहमतियां थीं, इनका बना नहीं कुल मिलाकर सुभाष चंद्र बोस जी का। सुभाष चंद्र बोस जी ने 29 अप्रैल 1939
या अप्रैल 1939, याद रखिएगा, कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। और फिर सुभाष चंद्र बोस जी ने 3 मई 1939, डेट याद रखिएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की? मई 1939, डेट है 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस जी ने। सुभाष चंद्र बोस जी ने जब यहाँ पर अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया तो एक कोई तो अध्यक्ष होना चाहिए। तो सुभाष चंद्र बोस जी के इस्तीफे के बाद राजेंद्र प्रसाद जी ने कांग्रेस का अध्यक्ष पद संभाला था। तो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के बाद? तो राजेंद्र प्रसाद जी। तो अब यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद जी दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष यहाँ पर बनेंगे। पहला हमने 1934 राजेंद्र प्रसाद जी का देख लिया। अब आते हैं रामगढ़ अधिवेशन 1940। उस समय आज के झारखंड में पड़ता है रामगढ़, उस समय बिहार के अंतर्गत आता था। अध्यक्ष कौन थे रामगढ़ अधिवेशन के? तो अध्यक्ष थे अबुल कलाम आज़ाद। अब हुआ क्या, 1940 का अधिवेशन हो गया, अबुल कलाम आज़ाद जो है कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 1941 में जो है कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हो पाया, चुनाव नहीं हो पाया, अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं हो पाया। 43 में नहीं हो पाया, 44 में नहीं हो पाया, 45 में नहीं हो पाया। तो 1941, 42, 43, 44, 45 में कांग्रेस का अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं हो पाया। इस वजह से अब्दुल कलाम आज़ाद सांकेतिक रूप से कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। अंततः 1946 में मेरठ अधिवेशन होता है। तो 1940 के बाद सीधे जो है 1946 का अधिवेशन आपको देखने को मिलता है। तो 1940 के अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे? अबुल कलाम आज़ाद, जो कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी बने थे। फिर बात करते हैं मेरठ अधिवेशन 1946। मेरठ अधिवेशन 1946 की बात करें, अध्यक्ष थे आचार्य JB कृपलानी। तो JB कृपलानी मेरठ अधिवेशन के अध्यक्ष थे। 1946 में यह अधिवेशन हुआ था। स्वतंत्रता प्राप्ति 15 अगस्त 1947 के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये आपसे पूछा गया कई बार। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान 15 अगस्त 1947 को JB कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। साथ में मेरठ अधिवेशन की बात करें तो स्वतंत्रता पूर्ण या अंतिम अधिवेशन था और ये 54वें नंबर का अधिवेशन था। तो स्वतंत्रता पूर्ण अंतिम अधिवेशन कौन सा था? मेरठ अधिवेशन। फिर बात करें नवंबर 1947 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कांग्रेस के अध्यक्ष तिबारा से बने। तो तीसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन अब भारत आज़ाद हो चुका है तो अब अधिवेशन वगैरह अब यहाँ पर आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं रहते हैं। कांग्रेस के यहाँ पर भारत की आज़ादी से पहले के अधिवेशन आपसे पूछे जाते हैं। और नवंबर 1947 में JB कृपलानी ने इस्तीफा दे दिया था। फिर नवंबर 1947 में कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास समझ में आई होगी। आपके कोई डाउट्स हो आप कमेंट कर सकते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट कर दीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपसे मिलेंगे हम शाम में। शाम को आपको क्लास होगी और शाम को जो आपकी क्लास होगी वह होगी आपका 3000 PIQs की जो सीरीज़ है उसमें आपका नेक्स्ट क्लास आएगा, जिसमें हम PGT GS पार्ट सेकंड के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो कि TRE 3 री एग्ज़ाम में हुए हैं। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आप लोगों का देखने के लिए धन्यवाद।